So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाइए और हम लोग आज की क्लास को करते हैं बिल्कुल स्टार्ट। तो अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ बनाकर रखिएगा, इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा, और जो चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको टाइम टू टाइम जो है आप लोग नोट डाउन भी करते रहें। तो जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उनको कॉपी में नोट डाउन करना है, साथ ही साथ घर से रिवाइज भी करना है, और जो भी चीजें यहाँ से बताई जाएंगी उनको समझना भी है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो उनको आपको बताना भी है, ठीक है। तो चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो हमने बात करी थी सीधे धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा I के कारण उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है, बायोट सेवर्ट के लॉ से हमने निकाला था म्यू 0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, ठीक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसके आगे निश्चित लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, कोई एक फिक्स लंबाई का एक तार ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सपोज ये एक वायर है, ठीक है, और इसकी लंबाई हम लोग मानते हैं कि L है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर कोई P पॉइंट है, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसका परिमाण है वो हमको फाइंड आउट करना है, कितना चुंबकीय क्षेत्र इस P बिंदु पर होगा। यहां से अगर मैं ये एंगल देखूं, सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और माना ये वाला जो एंगल है ये φ1 है सपोज, ठीक है। φ1 ये एंगल नहीं, सपोज ये एंगल है φ1 और दिस एंगल इज φ2। ठीक है, तो φ1 और φ2 एंगल्स हैं, और हमने देखा थीटा एंगल पर कोई एक पॉइंट है P, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम पहले छोटी सी एक लेंथ लेते हैं, एक छोटी सी लंबाई लेते हैं इस तार की, dl लंबाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ये दूरी हम मानते हैं कि ये जो है तार से a डिस्टेंस पर है, ठीक है, और ये वाली जो दूरी है ये r दूरी है, ठीक है। इतनी सारी चीजें मानने के बाद हम इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अतः P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो कि पीछे बाइट सेवर्ट के नियम से हमने निकाला था, dB इज इक्वल टू, देखो समझो इस बात को, वहां पर हमने पढ़ा था B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I
अब देखो यहाँ पे डी एल साइन थीटा हम ले रहे हैं, और साइन थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डीएल मतलब बहुत छोटी सी लंबाई के लिए निकालो, तो छोटी सी लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान भी छोटा ही होगा, इसीलिए हम इसको डीबी से डिनोट यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा काम यहाँ पर हो गया है। हम क्या करेंगे भाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर छोटे से लंबाई के कारण, इतनी लंबाई के कारण अगर डीबी चुंबकीय क्षेत्र है, इतनी लंबाई के कारण फिर से डीबी होगा इतनी सी लंबाई के, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, पूरी लंबाई को जोड़ देंगे, तो पूरे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल तार के कारण वो हमको मिल जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन हम कर देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन जब हम समाकलन करते हैं तो उसके लिए हमको चाहिए होते हैं वेरिएबल। यहाँ पर हमको वेरिएबल जो दिख रहे हैं वो डीएल भी वेरिएबल दिख रहा है और आर भी वेरिएबल दिख रहा है ना। मतलब वेरिएबल मतलब जो चीज चेंज हो सकती है। विद्युत धारा तो जो है, एक सपोज इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रही है, तो उसको हम फिक्स रख सकते हैं। ये जो दूरी है डीएल और यहां से जो इस पी बिंदु की दूरी है आर, ये दोनों जो है इसको हम को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। ठीक है, और अब काम करते हैं इनको रिमूवल के लिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें ट्रायंगल में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है, टेन थीटा क्या होगा भाई, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है हमारा एल, और जो दूरी है वो है ए। सपोज यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो एल है। सपोज यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है एल है, और डीएल एक बहुत छोटी सी लंबाई है। डीएल जो है ये बहुत छोटी सी लंबाई है। ठीक है, तो एल अपॉन ए आ रहा है। यहां से एल इज इक्वल टू आ जाएगा ए टेन थीटा, एल इज इक्वल टू आ जाएगा ए टेन थीटा, और डीएल बटे डी थीटा अगर करूंगा मैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहां से मैं डीएल की वैल्यू निकाल सकता हूं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमको नोट डाउन रखनी है, डीएल की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू नोट डाउन रखनी है। साथ ही अगर मैं देखूं cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, cos थीटा इज इक्वल टू आएगा ए अपॉन आर, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार है इसका ए और कर्ण है इसका आर। ठीक, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, तो आर बराबर आ जाएगा ए बटे cos थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज का हम यूज करेंगे इक्वेशन में, समीकरण में, और इसमें से एल और इसमें से दोनों वैल्यूज को गायब कर देंगे, डीएल और आर को। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतना, इसके बाद आगे का डेरिवेशन करते हैं। चलिए, इसके बाद हम लिखेंगे डीएल व आर के मान समीकरण 1 में रखने पर। इक्वेशन 1 में हम डीएल और आर की वैल्यूज पुट अप करते हैं। इक्वेशन 1 में डीएल और आर की वैल्यू पुट अप करते साथ ही हम देखते हैं, ये रही हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें पुट अप कीजिए जरा वैल्यू, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ठीक है, आई डीएल की जगह क्या आ जाएगा भाई, डीएल की जगह आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डीएल के बाद है कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है भाई, ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण 1 में हमने ये दोनों वैल्यूज रख दी। अब इनको हम हटा देते हैं। आगे की अगर बात करें, अब हम कोई एक्सप्रेशन थोड़ा सॉल्व करना होगा, थोड़ा इजी करना होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं, जो ये अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और अपॉन का जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये भी ऊपर आ जाएगा। अपॉन में क्या बच जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर और डी थीटा इधर बच जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं हमने उसको मैनेज करके लिख लिया। अब यहां से थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, ए स्क्वायर से ए के से ए कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की जब मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है। ठीक है, तो डी बी इज इक्वल टू आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई
और यहाँ पर आई भी था, तो आई अपॉन ए, और इसके बाद बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना बचने के बाद हम इसको दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करें। नोट डाउन कीजिए इतना, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। चलिए, तो जैसे ही हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्या बन जाएगी समीकरण? समीकरण बन जाएगी dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, क्योंकि एक नियतांक है, I अपॉन ए, क्योंकि ये भी यहां पर वेरिएबल सिर्फ रहेगा, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा। और हम इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक के लिए करेंगे? यहां से यहां तक के लिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक के लिए कोण क्या है भाई? फाई 1 इधर का कोण है और फाई 2 इधर का कोण है, तो मतलब हमको क्या करना है, फाई 1 टू फाई 2 इसको क्या करना है भाई? इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का काम करते हैं। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है? साइन थीटा। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? b म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन ए। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा फाई 1 टू फाई 2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है भाई? फाई 2, तो एक बार थीटा की जगह पर फाई 2 आ जाएगा, माइनस एक बार थीटा की जगह पर फाई 1 आ जाएगा, एक बार थीटा की जगह फाई 2 आ जाएगा और एक बार थीटा की जगह फाई 1 आ जाएगा। ठीक है, और दिस विल बी माइनस फाई 1। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना, ये फाई 1 जो होगा माइनस फाई 1 होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों जो डायरेक्शन है दोनों की वो अपोजिट है, एक ही दिशा में नहीं लिए। फाई 1 ऐसे डायरेक्शन, फाई 2 ऐसे डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस का साइन थीटा है ना, और यहां पर क्या होगा, इस वजह से ये साइन फाई 2 और ये बाहर माइनस आकर के ये प्लस हो जाएगा, साइन फाई 1 बन जाएगा। फाइनली अल्टीमेटली जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है वो आता है म्यू 0 b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। किसी निश्चित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और जो a जो लंबाई है, यहाँ पर a जो आ रखा है, ये आप ये वाली लंबाई मत समझना, ये वाली जो लंबाई है बच्चों ये r है, ये वाली जो लंबाई है ये r है। a जो होगी ये सामने वाली लंबाई होगी, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, यानी कि लंब लंबाई, ये वाले डिस्टेंस होगी। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की चीजों को हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन को मैं डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूं आपको। एक ऐसा सीधा वायर है, ठीक है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस पे दूर कोई P पॉइंट है, कोई P बिंदु है। ठीक है,
जो कि यहां से 10 मीटर की दूरी पर है। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई? 10 मीटर। ये जो एंगल हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। और सेम ये एंगल भी दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हमको वही बी फाइंड आउट करना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करना है इस तार के कारण पी बिंदु पर। ठीक है, तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1 साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई। आई की वैल्यू कितनी है भाई? 2 एम्पियर। दूरी कितनी है? 10। ठीक है, 10 मीटर। इसके अलावा साइन फाई 1 साइन 45 डिग्री और साइन फाई 2 भी साइन 45 डिग्री। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू आ रही है 10 की पावर -7, 2 अपॉन 7, 2 अपॉन 10, साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 और साइन 45 फिर से 1 अपॉन अंडर रूट 2। B इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 2 अपॉन 10, तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 यहाँ जाएगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू 10 की पावर -6 सॉरी -8। ठीक है, टेस्ला। और डायरेक्शन भी बतानी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बतानी होगी, है ना। तो हमने जब डिस्कस किया था ये, तो हमने आपसे बात करी थी कि अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही हो तो अंदर की ओर, बी की दिशा जो होगी वो अंदर की ओर, अगर ऐसे तो बी की दिशा जो होगी वो बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इनवर्ड्स, यानी कि अंदर की ओर। ये आपको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। नोट डाउन कीजिए जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यहां पर एक स्क्वायर शेप्ड का वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, जिसकी डायरेक्शन जो है ये है। ठीक है, इस क्लोज लूप में, और इसकी जो ईच साइड है वो ए लंबाई की है, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी जो साइड्स होंगी वो सेम लेंथ की होंगी। हमको इसके सेंटर पर कोई पॉइंट पी है, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट करना है, चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, हम क्या करेंगे, हम किसी एक लेंथ के लिए पहले ये ले लेते हैं, किसी एक लेंथ के लिए, सपोज ये वाली साइड के लिए हम देख लेते हैं कि सपोज मैं इसे नाम दे देता हूं ए बी। तो ए बी और ये हो जाएगा सी डी। तो ए बी लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सपोज वो B1 होगा, फिर BC के कारण वो B2 होगा, यहां से B3 आएगा और यहां से B4 आएगा। ठीक है, काम सारा सेम होगा, जिस तरीके से हम AB के लिए निकालेंगे उस तरीके से हम BC और CD और DA के लिए भी निकाल लेंगे। तो चलिए, तो अगर यहाँ पर बात करें कि कितनी आएगी ये एंगल, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाई 1 फाई 2 फाइंड आउट करते हैं, जो कि आएंगे हमारे 45 और 45 डिग्री। ठीक है, और अगर लेंथ की बात करें तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ जो आएगी, ये आएगी a/2। ठीक है, तो हमने क्या क्या फाइंड आउट करी, क्योंकि स्क्वायर है, ज्योमेट्री है ना। a बराबर क्या आ जाएगा? a/2। ठीक, और फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। तो चलिए b निकालते हैं। b1 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। b1 इज इक्वल टू
म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, आई है, ए की वैल्यू है a/2, साइन पाई 1 मतलब साइन 45 डिग्री और साइन पाई 2 मतलब साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की अभी अभी हमने वैल्यू देखी थी 1 अपॉन √2 है, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये 2 से ये 4 काट दीजिए 2 टाइम्स, तो 2 पाई आ जाएगा यहाँ पर। आई अपॉन ए 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, क्योंकि साइन 45 डिग्री इज 1 अपॉन √2। b1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए 2 अपॉन √2। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट कीजिए, तो b1 की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी म्यू 0 आई अपॉन √2 पाई ए, म्यू 0 आई अपॉन √2 पाई। अब अगर बात करें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा की, डायरेक्शन की बात करें, तो अगर मैं इस वायर को उस वाले केस की तरह लेता हूं, तो ये भी जो है नीचे की तरफ जो इसमें करंट फ्लो हो रही है ना। अगर मैं इसको एडी की डायरेक्शन में लगाऊं तो नीचे की तरफ करंट हो रही है, मतलब आउटवर्ड्स बाहर की ओर जो मुझे है दिशा देखने को इसकी मिलेगी, ठीक है। रूल्स बताए हैं आपको डायरेक्शन के लिए, ठीक है, तो आप इसको इस पर रूल भी जो है लगा सकते हैं। अब अगर बात करें B2, B3 और B4 की, B2, B3 और B4 की, तो इनके मान भी जो है हमको B1 के इक्वल देखने को मिलेंगे। इनकी वैल्यूज भी जो हमको B1 के इक्वल देखने को मिलेगी। इसीलिए जो नेट B होगा वो 4 B1 के इक्वल होगा, क्योंकि चारों के चारों जो है बराबर है, चारों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 4 B1 आ जाएगा, मतलब 4 म्यू 0 आई अपॉन √2 पाई ए टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। पी बिंदु पर, ठीक है, इस पी पॉइंट पर। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।